बाबर आजम समेत मोहम्मद रिजवान और शाहिद शाह आफरीदी को फिलहाल पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड में जगह नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने टी20 सीरीज खेली। उसमें ना ही बाबर आजम थे, ना ही मोहम्मद रिजवान थे। और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को सीरीज खेली है, उसमें भी ना ही बाबर आजम है, ना ही मोहम्मद रिजवान है और ना ही शाहिद शाह आफरीदी है। तीनों बड़े खिलाड़ी है, लेकिन जो थिंक टैंक है पाकिस्तान की, जो नई सिलेक्शन कमेटी है, उन्होंने मुनासिब समझा कि जो यंग टैलेंट है उनको मौका मिले और टी20 वर्ल्ड कप से पहले पहले तक हम एक अच्छी टीम तैयार करेंगे। अब जो मिकी आर्थर है, पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं 2017 में, जब पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था, तब वो पाकिस्तान के हेड कोच हुआ करते थे। उनसे आज जब ये सवाल हुआ बाबर आजम को लेके कि भाई बाबर आजम को अब टी20 साइड में जगह नहीं मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? तो मिकी आर्थर कहते हैं कि भाई मुझे तो नॉलेज नहीं है कि मतलब क्यों हो रहा है बाबर आजम के साथ ऐसा। और पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ चीजें हैं जो ठीक नहीं हो रही है। अगर मैं होता तो शायद बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट में आप खेलते हुए अब वो आपको नजर आ जाते। लेकिन अब मैं नहीं हूं तो आई डोंट नो कि बाकी जो सिलेक्शन कमेटी है या जो नए कोच है वो क्यों बाबर आजम को मौका नहीं दे रहे हैं। अगर ओवरऑल देखेंगे तो बाबर आजम ने अभी तक 128 टी20 मैच में तकरीबन 4200 से ज्यादा रन बनाए हैं। सिर्फ रोहित शर्मा उनके आगे है और मेरे ख्याल से अगर इसी तरह से चलता रहा तो आई डोंट नो कि जो बाबर आजम है वो सबसे ज्यादा टी20 रन बनाएंगे, क्योंकि अभी उनको लगभग 60-70 रन शायद चाहिए होंगे कि वो रोहित शर्मा से आगे निकल सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में उनको ज्यादा मौके नहीं मिलते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो पाकिस्तानी टी20 सीरीज खेली थी उसमें भी बाबर आजम को मौका नहीं मिला था। और अब जो बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान को 3 मैच की टी20 सीरीज खेलनी है, उसमें भी अब बाबर आजम समेत रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को मौका नहीं मिला। आपको बताऊं 128 मैच में जैसे मैंने कहा 4200 से ज्यादा रन है, 36 हाफ सेंचुरीज है, 3 सेंचुरीज है बाबर आजम के नाम पर। बट स्टिल अगर आप देखिए पिछले कुछ सालों से या 2023 से उनकी स्ट्राइक रेट में भी थोड़ी बहुत फर्क तो आ गई है। पहले उनकी स्ट्राइक रेट 125-126 हुआ करती थी, लेकिन उसमें भी अब बेहतरी तो आई थी। लेकिन जैसे जो थिंक टैंक है या जो नए कोच है उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि भाई हमें फिलहाल यंगस्टर्स को मौका देना है और यंगस्टर्स को तैयार करना है टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो यहां से ये पता चलता है कि शायद टी20 आईज के प्लान में ना ही बाबर आजम है, ना ही मोहम्मद रिजवान है, जिनको आज से कुछ महीने पहले ही टी20 आई का कप्तान बनाया गया था। एक दो सीरीज कप्तानी के बाद उनको हटाकर सलमान अली आगा, जो शायद प्लान में नहीं थे टी20 आईज के, वो अब पाकिस्तान के कैप्टन बने हैं टी20 साइड में। शादाब खान, जिनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, लेकिन डोमेस्टिक में जब भी शादाब खान खेलते हैं तो भाई अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। और यही शादाब खान जब फिर इंटरनेशनल साइड में आते हैं तो पता नहीं उनको क्या हो जाता है। गेंदे उनको उनको मतलब उस तरह से डालनी नहीं आती, हमेशा फुल टॉस करते हैं। और अब लगातार उनको एक बार फिर से मौके मिल रहे हैं। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कि शादाब खान एक वक्त पर 3 डायमेंशनल खिलाड़ी हुआ करते थे। जितना कंट्रीब्यूट वो गेंदबाजी से करते थे उससे ज्यादा बल्लेबाजी से और उससे कहीं ज्यादा अपनी फील्डिंग से। उम्मीद है कि इस बार शादाब खान तीनों डायमेंशन में या तीनों जो ये तीनों चीजें हैं उनमें बेहतरी करेगा और पाकिस्तान को मैच जिताएगा। अब बाबर आजम मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले कुछ टाइम तक आपको टी20 आईज में खेलते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर बाबर आजम को मौका मिल भी सकता है और वो सबसे ज्यादा टी20 आईज में रन भी स्कोर कर सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय है? क्या बाबर आजम को टी20 आईज में होना चाहिए या फिलहाल यंगस्टर्स को ही मौका मिलना चाहिए? आप मुझे अपनी राय जरूर कमेंट्स में दीजिए। आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।